चाहिए। उसी तरीके से आइसोलेशन बेड्स आज हमारे पास 14 लाख है। उसी तरीके से हमारे पास आईसीयू बेड्स जो 2000 थे वो आज 82,000 हैं। और इसी के साथ साथ चाहे वो वैक्सीन हो और चाहे वो HCU की गोली हो, बहुत से देशों को भारत ने यह पहुंचाने का भी काम किया है। इसको हम ध्यान में हमें रखना चाहिए। और जैसा कि अभी संजय जी बता रहे थे कि आपके यहाँ भी कोविड मैनेजमेंट में लगभग 28,260 बेड्स हैं और उसी तरीके से ऑक्सीजन युक्त बेड्स लगभग 16,900 हैं, 800 हैं। उसी तरीके से आईसीयू बेड्स 1582 हैं। और जो आपके यहाँ ये आपदा संपूर्ति पोर्टल है उसमें भी आपने डीबीटी के माध्यम से लोगों को 6,000 रुपये की राहत पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए बिहार ने भी एक अच्छे तरीके से इस काम को आगे बढ़ाने का इस लड़ाई को लड़ने में अपना योगदान किया है। मित्रों, अभी बहुत चर्चा ऑक्सीजन के बारे में हुई और ऑक्सीजन के बारे में आपने कल दिल्ली की रिपोर्ट भी देख ली, किस तरीके से लोगों ने ऑक्सीजन पर राजनीति की है वो भी हम सब ने देखा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन की कमी से दूर किया, यह बात हमको समझनी चाहिए। हमारे पास पिछले साल 300 मेट्रिक टन की कैपेसिटी थी ऑक्सीजन की, जो इस वर्ष अप्रैल महीने में 900 मेट्रिक टन थी। और एक सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 9,446 मेट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से इसको करने का काम किया, ये कैपेसिटी डेवलप की गई। और इसके साथ साथ आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारे ऑक्सीजन के टैंकर्स, इनकी संख्या 1,681 हो गई। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की संख्या जो 4 लाख यूनिट होती थी वो 11 लाख की गई। और इसी तरीके से क्रायोजेनिक टैंक्स जो थे वो 609 से बढ़कर 901 टैंक 901 टैंक्स हो गए। और इस तरीके से क्रायोजेनिक टैंक्स की भी स्टोर की कैपेसिटी को बढ़ाया गया। और इसके साथ साथ अब 1500 PSA प्लांट्स, यानी प्रत्येक ज़िले में एक PSA का प्लांट ऑक्सीजन का लगाया जा रहा है। मैं यहाँ निवेदन करूँगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, MLA से कि अपने अपने ज़िले में समय रहते जुलाई महीने में PSA का प्लांट लग जाए। प्रधानमंत्री जी ने PM केयर फंड के तहत इसके लिए आपको पैसे आवंटित किए हैं और 1500 PSA प्लांट्स लगने हैं, तो उसमें भी हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक बिहार के ऑक्सीजन का सवाल है, 11 ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट्स आपके पास थी, जो बढ़ करके अब 119 ऑक्सीजन प्लांट्स अभी हो गई हैं। आपके सेकंड फेज के कोटा में आपको पर डे 400 मेट्रिक टन बिहार को दिया जा रहा है। और उसी तरीके से 115 मेट्रिक प्लांट्स लगने हैं बिहार में, उसमें अभी 71 प्लांट्स अभी सेटअप हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह जो 71 प्लांट लग रहे हैं, इस प्लांट्स को हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करें कि ये समय रहते अपने लग जाएं और ऑक्सीजन की आगे आने वाले समय में कोई कमी ना रहे, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। मित्रों, अभी संजय जी ने वैक्सीन के बारे में चर्चा की है। मैं ज़्यादा समय उस पर नहीं लूँगा, लेकिन कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ। अश्विनी चौबे जी पूर्व अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इसी तरीके से हमारे संजय जी डॉक्टर हैं, मेडिकल के प्रोफेशन के हैं। आप सबको मालूम होगा कि भारत में स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, चाहे डीबीटी का टीका, चाहे पोलियो का पल्स पोलियो के ड्रॉप्स, ये भारत में मिशन मोड में तब आए जब दुनिया इन सारी बीमारियों से निवृत्त हो चुकी थी, तब इनकी दवाइयाँ भारत को उपलब्ध हुई थी। यानी वी वर द टेकर्स, हम लेने वाले थे, हम मांगने वाले थे, और देने वाला वो था जिसने पहले अपने देश को देना था, फिर उसके बाद हमको देना था। लेकिन कोरोना अगर आया तो हमारा ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे, प्रथम सेवक रहे। इस बात को हमको समझना चाहिए। पिछले साल अप्रैल महीने में टास्क फोर्स बनाकर वैक्सीन बनाने के लिए योजना बना करके उसी समय भारत तैयारी करने लगा। प्रधानमंत्री जी ने उद्यमियों को जगाया, प्रधानमंत्री जी ने साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाया, प्रधानमंत्री जी ने साइंटिस्ट के साथ बारंबार मीटिंग की, उनको प्रेरणा दी और 9 महीने के अंदर एक नहीं
दो वैक्सीन भारत ने प्रोड्यूस किया है, इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आज आरजेडी के नेता बहुत सी बातें करेंगे, इनके आप पुराने ट्वीट्स निकाल करके देखो, इन्होंने वैक्सीन पर क्या बोला है, क्या क्या बोला, किस किस ने क्या क्या बोला, विपक्ष ने क्या बोला। यह कहा कि वी आर नॉट गिनी पिग्स, यह कहा कि वी आर नॉट रैट्स, यह कहा कि यू आर पुटिंग द ह्यूमैनिटी इन डेंजर, यह कहा कि ये वैक्सीनेशन का थर्ड ट्रायल की प्रोटोकॉल्स पूरे नहीं हुए हैं। लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया, लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का, यह काम कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने किया। सबने ट्वीट पर आकर के इन सारी बातों को कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी टिके रहे और हमारे उद्यमियों ने 9 महीने में वैक्सीन बनाई, और वैक्सीन बनाने के बाद वह वैक्सीन लगने का काम जनवरी महीने में शुरू हुआ। पहले हेल्थ वर्कर्स को लगा, WHO का प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री मोदी जी ने फॉलो किया, पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया, उसके बाद जो 60 वर्ष से उम्र के ज्यादा लोग थे उनको लगाया, फिर 45 वर्ष के लोगों के से ऊपर के लोग थे उनको लगाने की छूट दी, और 21 तारीख को 18 से लेकर के 45 साल के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का योजन कर दिया। मित्रों, हर स्टेज पर, हर मौके पर विपक्ष ने सिवाय राजनीति के और कुछ नहीं कहा। पहले कहा वैक्सीन गड़बड़ है, फिर कहा ये वैक्सीन कहां आ रही है, कहां मिलेगी। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, अश्विनी जी से पूछ लीजिए, कोई भी दवा पूरे फुल मोमेंटम में प्रोडक्शन में आने में 9 महीने लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी ने इस काम को पूरी तीव्र गति से लिया और तीव्र गति से लेकर के आगे बढ़ाया है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, पहले 2 कंपनियां वैक्सीन बनाती थी, अब 13 कंपनियों को इजाजत दी गई है, और दिसंबर महीने तक 19 कंपनियों को इसकी इजाजत दी जाएगी। अब वैक्सीन की कोई कमी नहीं रहने वाली है, जहां जैसे जैसे वैक्सीन लगती जाएगी सबको वैक्सीन मिलती जाएगी। मई महीने में भारत सरकार की कैपेसिटी 8 करोड़ वैक्सीन प्रतिदिन थी, जून महीने में वो 10 करोड़ हो गई, जुलाई महीने में वो 17 करोड़ हो जाएगी, अगस्त महीने में 19 करोड़ प्रति माह हम वैक्सीन बनाएंगे, और सितंबर महीने में 42 करोड़ प्रति माह वैक्सीन बनेगी, और अक्टूबर महीने में 46 करोड़ प्रति माह वैक्सीन बनेगी, और नवंबर में 56 करोड़ पर मंथ वैक्सीन बनने का काम शुरू हो जाएगा, और दिसंबर में 59 करोड़ वैक्सीन प्रति माह बनने लगेगी, और इसको अगर जोड़ा जाए तो 257 करोड़ डोज दिसंबर तक में भारत प्रोड्यूस कर चुका होगा। इस बात को हमको समझना चाहिए, इसलिए एक नहीं डबल डोज के लिए भी भारत तैयार है, इसको हमको समझना चाहिए और इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, लगभग 86 लाख का ये 21 तारीख को टारगेट कंप्लीट हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में, और लगभग 31 करोड़ 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग गई है। मित्रों, यहां मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, इसको भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सेवा ही संगठन का कार्यक्रम समझिए। हमारा कार्यकर्ता कोई इस देश में बिना वैक्सीनेशन के न रह जाए, ये योजन हमको करना है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे MP, हमारे मिनिस्टर, हमारे स्टेट मिनिस्टर्स, हमारे MLAs, हमारे जिला परिषद के सदस्य, हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य, सबके लिए सप्ताह में 2 बार किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जाकर वहां के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, यह हमारा काम होगा। यह हमको हर सप्ताह दिसंबर तक करना है, ताकि एक भी व्यक्ति इससे छूट ना जाए और हमारा बूथ कोरोना मुक्त हो जाए और वैक्सीनेशन युक्त हो जाए। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमको जुड़ना पड़ेगा। मैं संजय जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप इसका आयोजन कीजिए, इससे हमको अपने आप को जोड़ लेना है, इस कार्यक्रम के साथ हमको जुड़ जाना है, और सारे देश में हमको, सारे प्रदेश में हमको इसके बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में गांव-गांव जाकर के हमारे कार्यकर्ता, लोगों में जो हेजिटेंसी है उसको निकालने का काम और उस वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने का काम, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप उसको आगे बढ़ाएं। उसी तरीके से आपने जो टीका एक्सप्रेस वैक्सीनेशन थ्रू ट्रेन्स 839 टीका एक्सप्रेस आपने बनाई है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। 21 जून को लगभग आपने 5,60,000 आपने डोज एडमिनिस्टर किया है,
टोटल अभी तक आप 1,55,00,000 डोजेज आप दे चुके हैं। आपका टारगेट 6 करोड़ 6 महीने में करना है। मैं आपको साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं कि आप इस वैक्सीनेशन में आगे बढ़ेंगे और इसको पूरा करने में अपना पूरा योगदान करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह भी है और आप सब लोग लगेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, दूसरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पहले भी मार्च महीने से लेकर के छठ तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का निश्चय किया था और 80 करोड़ की जनता को यह कार्य करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया गया था। मैं कई बार सुनाता हूं, आपको भी मैं बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू द हेल्थ इश्यूज ऑफ कोरोना बट दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द इकोनॉमिक इशू। इंडिया अंडर द leadership of Prime Minister Modi has addressed the health issues as well as the economic issues of the people, ये उन्होंने कहा। भारत एक अकेला राज्य है, अकेला देश है, अकेली नेशन है जिसने इकोनॉमिक इश्यू को भी हेल्थ के साथ साथ एड्रेस किया है और गरीब लोगों के लिए उसमें चिंता की गई है। वैसे ही सेक्रेटरी जनरल यूएन ने भी कहा कि इंडिया हैज एड्रेस द हेल्थ इश्यूज अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक इश्यूज, यानी दुनिया के प्लेटफॉर्म पर, और यह भी कहा कि वी शुड रेप्लिकेट द प्रोग्राम ऑफ इंडिया सो दैट वी आर एबल टू एड्रेस द इकोनॉमिक इश्यूज, ये उसमें कहा गया। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी छठ तक, दिवाली तक इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का निर्णय किया है 80 करोड़ की जनता को। यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब लोग पूरी ताकत लगाकर हमारे गरीब व्यक्ति कोई भी बिना अन्न के न रह जाए, इसके लिए पीडीएस की दुकानों पर अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को लगा करके सुनिश्चित करना है कि उनको ये अनाज मिल जाए और उनको ये अनाज मिलने में कोई भी दिक्कत ना आए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। इसके लिए भी मैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि आप इसका योजन करें। अभी हमारा इस मामले में सर्कुलर भी आएगा, आपको 1-2 दिनों में वो सर्कुलर मिल जाएगा। भूपेंद्र यादव जी उसकी चिंता करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कोई भी व्यक्ति जो बेचारा भोजन के प्रति वैसे वंचित न रह जाए, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी हमको आगे अमली जामा पहनाना है। उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत के लिए जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने दिया, एक बहुत बड़ा योजन किया गया कि ताकि भारत यही आपदा को अवसर में बदलने के लिए किया गया कि यही आपदा में हम आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाएंगे, और 20 लाख करोड़ रुपए का उसमें पैकेज किया गया। लगभग 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर के लिए, कोर सेक्टर के लिए रखा गया और एमएसएमई का डेफिनेशन को डाइल्यूट किया गया ताकि उसके दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एमएसएमई, मध्य और छोटे जो हमारे व्यापारी हैं, हमारे उद्यमी हैं, उनको उसमें से लाभ मिल सके, इस बात की कोशिश की गई है। मित्रों, यहाँ भी मैं निवेदन करूँगा और इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूँगा, भूपेंद्र जी से कहूँगा कि जितने भी एमएसएमई ग्रुप्स हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, उप मुख्यमंत्री, दोनों मंत्रीगण उन ग्रुप्स के साथ इंगेज करें। आप देखेंगे उनमें कितना उत्साह है। जिस बात को शाहनवाज जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसमें एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस एमएसएमई सेक्टर के जो ग्रुप्स हैं, जो इनके एसोसिएशंस हैं, जो इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ सीधा राब्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री बहन का, हमारे मंत्रियों का, हमारे एमएलएस का सीधा बनना चाहिए। और उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही हो उनके कार्य में, मोदी जी के सपने को पूरा करने में, तो उसको पूरा करना हमारी जिम्मेवारी होगी। इसलिए हमको यहाँ भी अपने आप को जोड़ना है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत में दिया है। 1 लाख करोड़ रुपए। ये 1 लाख करोड़ रुपए के लिए 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनने हैं, एफपीओज बननी है।
बन रही हैं, बनने का क्रम चल पड़ा है, बनाने में नाबार्ड अपना योगदान कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा यहां भी कि पार्टी की तरफ से एक इसको प्रयोजन करने के लिए कोई सेल बने, कोई इसका संयोजक बने, कोई ये एफपीओ को देखे, किसान मोर्चा इसमें पूरी ताकत से लगे। सही किसान देखिएगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा, कहीं ये ऐसे एफपीओ ना बन जाएं जो किसी व्यापारी का हो और व्यापारी के माध्यम से वो अपने परिवार के सदस्यों को एफपीओ बना करके उस दृष्टि से चलाए। इसमें सही मायने में 300 किसान आने चाहिए और किसानों को जोड़ना और उनके विकास के लिए कैसे काम किया जा सकता है, इसकी चिंता करना हमारी जिम्मेवारी होगी। इसलिए जहां आत्मनिर्भर भारत में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोल्ड स्टोरेज कहां बनेगा, सब्जी मंडी में क्या डेवलपमेंट होगी, सब्जी मंडी के लिए जाने के लिए रास्तों के डेवलपमेंट के लिए सड़क पर कैसे खर्च होगा, ये सारी चीजें इस एफपीओ के माध्यम से होने वाली है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से होने वाली है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें भी हम अपने आप को जोड़ें। मित्रों, आपको मालूम होगा कि 2 लाख कंसेशनल क्रेडिट कार्ड, 2.5 करोड़ फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड देने का भी आत्मनिर्भर भारत में तय किया गया है और मुझे बताया गया है कि ये टारगेट हम लगभग पूरा करने की तरफ अग्रसर हुए हैं। वैसे ही हमारे जो रेडी वाला, फेड़ी वाला, जो ठेले वाला, जो छोटे छोटे दुकान लगाता है, उन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष योजना चलाई इसी के तहत, जिसमें 50 लाख वेंडर्स को 5,000 रुपये का और 5,000 रुपये का उनको समर्थन मिलेगा। तो इसमें भी हमको अपने आप को आत्मसात करना है, जोड़ना है, इस तरीके से हम देखना चाहिए, इसमें भी हम अपना योगदान करें, ये मैं निवेदन करूंगा। मित्रों, आज सवेरे हम सब लोगों को नरेंद्र तोमर जी का ई प्रशिक्षण में उनका वक्तव्य सुनने को मिला। देश में बहुत किसान नेता के नाम से जाने गए लोग हुए, लेकिन किसानों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। अगर मैं बजट की बात करूं तो 2014 में हमारा बजट 1,21,000 करोड़ था एग्रीकल्चर का, वह डबल हो गया है, आज 2.11 लाख करोड़ यह खर्च हो रहा है एग्रीकल्चर में, जिसको हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि किसानों को कोई सम्मान में कोई उनके लिए निधि देगा और उनके छोटे मोटे खर्चे को, ताकि वो किसानी अपनी अच्छे तरीके से कर सके, इसके लिए सपोर्ट करेगा। लेकिन मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने ये योजना की और 10 करोड़ किसानों को अभी तक लगभग 1,36,00,000 करोड़ ये 1.36 लाख करोड़ ये खर्च कर दिया गया है। और 14 मई को जो अंतिम इंस्टॉलमेंट दी गई उसमें 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए और लगभग 9.5 करोड़ फार्मर्स की फैमिलीज को उससे लाभान्वित हुआ है। बिहार में 78 लाख फार्मर्स को, 78 लाख हमारे किसानों को, किसान भाइयों को इसका लाभ पहुंचा है और 160 करोड़ रुपए 78 लाख परिवारों को 8वीं इंस्टॉलमेंट दी गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से बहुत नॉमिनल प्रीमियम पर 3,000 रुपये की पेंशन लगाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। वैसे ही डीएपी पर सब्सिडी, फर्टिलाइजर पर सब्सिडी 140% बढ़ा दी गई सब्सिडी, यानी जो 2,400 की बोरी आती थी अब 1,200 में मिलेगी। यानी अगर आप 1,200 की बोरी खरीदेंगे तो आप समझिए कि जो 2,400 रुपये लगना था, यानी एक बोरी मुफ्त खरीदने की ताकत प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दी है। इसको भी हमको समझना चाहिए और ध्यान में लेना चाहिए। आज 22 करोड़ लोगों का जो कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड, वो बन चुका है और उस तरीके से हम सॉइल हेल्थ कार्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, ये सारी योजनाएं, सिंचाई की योजना, ये सारी योजनाएं पूरी ताकत के साथ चली हैं। आपको मालूम है फर्टिलाइज़र के लिए पहले बहुत बड़ी ब्लैक मार्केटिंग होती थी, लेकिन 100% नीम कोटेड करने के कारण यह ब्लैक मार्केटिंग रुक गई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, एक बहुत बड़ी योजना चली है संविदा योजना, स्वामित्व योजना। ये जो स्वामित्व योजना है, इसमें जो गांव में हमारे घर हैं उनकी मैपिंग होगी ड्रोन से, और ड्रोन से मैपिंग होकर के उस पर हमको प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा, जिस प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से हम बैंक से लोन भी ले सकेंगे। और जो भ्रष्टाचार होता था लैंड प्रॉपर्टीज में,
वो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, सारा कुछ डिजिटल हो जाएगा। इस काम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है और अभी तक 7 लाख बेनिफिशियरीज ने 7,890 गांव में इसको लागू कर दिया गया है। वहाँ ड्रोन से मैपिंग हो रही है। उनकी स्वामित्व योजना के तहत उनके घर बार, उनके आंगन बगीचे सारे की मैपिंग की जा रही है और उनको स्वामित्व कार्ड दिया जा रहा है ताकि वो उनकी प्रॉपर्टी कार्ड बन जाए और उस प्रॉपर्टी कार्ड के तहत उनके जो झगड़े हैं वो भी सुलझाए जा सके और साथ ही साथ आगे उनको कोई लोन लेना है तो वो उससे ले सकते हैं, ये भी उसमें से सुविधा होगी। आयुष्मान भारत, जिसमें हमको और अश्विनी चौबे जी को जुड़ने का मौका मिला, प्रधानमंत्री जी ने दिया। लगभग 1.8 करोड़ लोगों ने इसका बेनिफिट उठा लिया है। 50 करोड़ लोगों को ये स्कीम उपलब्ध है। इसमें से 1.8 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 23,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं और बिहार में लगभग 2,40,000 लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं एक और भी आपसे निवेदन करूंगा पार्टी के कार्यकर्ताओं से, आपको जब भी मौका मिले आप जन औषधि केंद्र को जरूर विजिट करें और जन औषधि केंद्र से जो लोग दवाइयां खरीद रहे हैं उनसे जरूर बात करें। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इसने समाज में मोदी जी ने किस तरीके से परिवर्तन लाया है उसको समझने की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दवाई होती है जेनरिक मेडिसिन और एक दवाई होती है कंपनी की मेडिसिन जो ब्रांड नेम से बिकती है। वही सॉल्ट होता है, वही दवाई होती है, लेकिन ब्रांड नेम से बिकती है तो वही पत्ता 140 रुपए का होता है और वही पत्ता जेनरिक नाम पर 12 रुपए का होता है, 15 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है। और जन औषधि के माध्यम से जेनरिक दवाइयां देने का काम शुरू किया है। जिन बुजुर्गों को डायबिटिक हो, ब्लड प्रेशर हो, अन्य बीमारियां हो, उसके लिए जो दवाई लेते हैं, उनकी हफ्ते की जिसकी 2,000 रुपए दवाई का खर्च आता था, आज वो 300 रुपए उनका खर्च आ रहा है। और लगभग अभी तक 7,752 केंद्रों के माध्यम से लोगों की 3,000 करोड़ रुपए की दवाई में पैसे लगने से बचत हुई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप जाइए उन लोगों से बात कीजिए जो जन औषधि केंद्रों से दवाई खरीद रहे हैं। लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो जन औषधि के केंद्रों से जाकर के दवाई ले। वही दवाई, वही एफिकेसी, वही ताकत, लेकिन वो ब्रांड नेम नहीं है, वो जेनरिक है और इसलिए उस दवाई सस्ती होती है, लेकिन हमको सप्ताह भर में उससे बहुत बचत होती है। तो उसको भी हमको ध्यान में रख करके इसके काम को भी हमको आगे बढ़ाना है और आगे ले जाना है। संजय जी ने बिहार के डेवलपमेंट के बारे में बहुत सी बातें कही हैं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से चाहे IIT हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, फिर चाहे ANM लेवल इंस्टीट्यूट्स हो, हर ज़िले में खोले गए हैं और एक नया स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ विद्या का और ज्ञान का प्रसार हो रहा है। उसी तरीके से हाई लेवल की एक्सेलेंस सेंटर्स भी आपके यहाँ खुले हैं। सोलर ड्रोन टेक्नोलॉजी से और ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम शुरू हुआ है। टेक्निकल एजुकेशन और हिंदी को प्राइमरी एजुकेशन और लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन देने के लिए, फिर चाहे मगही हो चाहे मैथिली हो, इसमें भी इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन भाषाओं में करने का जो योजन किया गया है वह भारत को मजबूत करेगा और इंडिया को आगे ले जाएगा। इसलिए भारत मजबूत हो रहा है, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसको करने का काम किया है। उसी तरीके से फ्री वैक्सीन का जो आपने मैनिफेस्टो में लिखा था उसको प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। आपसे निवेदन है कि आप उसको पूरा करने में आगे बढ़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, फिर चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मुजफ्फरपुर में लगने की बात हो, फिर चाहे 30 इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई हैं उसमें 400 करोड़ रुपए खर्च होगा उसकी बात हो, चाहे न्यू एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में लाना हो, और चाहे इसी तरीके से 12,000 करोड़ रुपए नेक्स्ट 4 साल में एथेनॉल बनाने के लिए आप खर्च करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने पैडी में रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की है, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना को भी जो चलाया है, उससे शिक्षा को, मौलिक शिक्षा को आपने एक आधार देने का प्रयास किया है। तो बहुत से आपने इस तरीके के कार्यक्रम किए हैं जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से, हमारा सिर्फ राजनीतिक पक्ष नहीं है, राजनीति एक आयाम है। चुनाव हम लड़ते हैं, लड़ते भी जीतने के लिए हैं
और जीतने के लिए ही लड़ना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर समय चुनाव की सोचना यह उचित नहीं है। हमारा सामाजिक पक्ष भी है। आपने देखा होगा सारी पार्टियां क्वारंटाइन हुई, आइसोलेशन में चली गई। आजकल तो नेता भी ट्विटर पर दिखते हैं और टेलीविजन पर दिखते हैं, इसके बिना वो दिखते भी नहीं है, धरती पर दिखते भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और बिहार के लाखों कार्यकर्ता अपने जान को जोखिम में डालकर सेवा ही संगठन लेकर के आगे बढ़े हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। आप पूरी ताकत से लगे रहिए। बिहार की जनता देख रही है कौन काम करने वाला है, कौन साधक है और कौन बाधक है। साधना करने वालों को सपोर्ट मिलेगा और बाधा डालने वालों को हमेशा नीचे देखना पड़ेगा, उनको हार देखनी पड़ेगी। इसमें कोई